बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और वो में आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं आता शो में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जनाब कि मेरी सजेशंस हैं कुछ, वो रख दीजिएगा हुकूमत के सामने, और अगर वो उसमें अमल दरामद कर लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो उनको थोड़े से डाउट्स थे। और वो कहते हैं कि जो भी जाता है फाइनेंस में वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी से ऊपर से मुराद क्लाउड 9 पे चला जाता है। सर एनीवेज उनकी सजेशंस मैं पहले रखना चाहूंगा। वो कहते हैं जी कैपिटलिज्म को जरा जहन में रख लीजिएगा, कैपिटलिज्म को जरा जहन में रख लें। और फिर कहते हैं जनाब कि 5-6 चीजें हैं जो फिक्स कर लें आप तो जिंदगी आसान हो जाएगी, और इकोनॉमी भी डेफिनेटली आसान हो जाएगी। जब इकोनॉमी आसान होगी तो जिंदगी भी आसान होगी। पहली बात वो कहते हैं जनाब कि प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको जरा जहन में रखें, और मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जाए, उनको 2 साल के अंदर अंदर उनको हल कर दिया जाए, यानी कि उसका फैसला सुना दिया जाए। नंबर 2 वो कहते हैं जनाब कि जो एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं वो एमनेस्टी स्कीम्स खत्म कर दें, एक एमनेस्टी स्कीम लेके आए, और वो एमनेस्टी स्कीम ये है कि जनाब 30% टैक्स देकर सब चीजें ठीक कर लें। 30% टैक्स दे और सारी चीजें वाइट होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैसा है, जो भी है। और उसके बाद अगर कोई चीजें सामने आ जाती है, यानी कि 30% का टैक्स दे के आप जनाब सारी चीजें वाइट कर लें, और हुकूमत एक डेडलाइन दे दे कि जनाब इस वक्त तक आप सारी चीजें, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसको वाइट करना है, तो 30% आप टैक्स अदा करें और सब चीजें वाइट हो जाए। लेकिन उस डेडलाइन के बाद अगर कोई चीज सामने आती है, वो सामने चाहे FIA लेके आता है या कोई भी एजेंसी लेके आती है सामने, तो फिर जनाब उसको 200% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो ये तो एमनेस्टी का उन्होंने सोल्यूशन बताया जनाब। ट्रेड डेफिसिट के बारे में वो कहते हैं जनाब कि हमें अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो नीचे लाके 0 पे लेके आना पड़ेगा। ओके, और इंपोर्ट्स जो है उनको क्रिटिकल का वर्ड उन्होंने यूज किया जनाब, इंपोर्ट्स जो है उनको कट डाउन करना पड़ेगा और बिल्कुल 0 पे लाना पड़ेगा। फाइन। एग्रीकल्चर पे कहते हैं जनाब कि वो भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक सोल्यूशन जरूर दिया। उन्होंने कहा जनाब कि अगर 40% पैसा जो है, जो कि यहाँ पे मेट्रो पे लगाया गया या किसी और जगह पे लगाया गया, उनका उस पैसे का सिर्फ अगर 40% भी लगा दिया जाता, कनाल्स जो है, जो कनाल्स होते हैं जिससे पानी शानी जाता है खेतों में, उनको पक्का करने पे 40% भी लगा दिया जाता, तो जनाब बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होना था, और वो वाकई ही सूदमंद होना था इस मुल्क के लिए, क्योंकि बेसिकली वी आर एग्रीकल्चरस कंट्री, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर होता। 5वां वो कहते हैं जनाब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होनी चाहिए वो प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान्ड इसलिए होनी चाहिए कि जनाब उसमें पता चले कि जनाब करना क्या है, यानी कि अन्नेवाह लाई आओ इंडस्ट्रियां जनाब, इस तरह नहीं। इंडस्ट्री लगानी कैसे है और उस इंडस्ट्री से क्या चीजें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, प्रॉपर्ली प्लान करके उसको लगाया जाए, और उसमें टैक्स इंटेंसिव्स दिए जाएं, और कोशिश की जाए जनाब कि उसको किसी ना किसी तरीके से हुकूमत की भी बीच में पार्टिसिपेशन हो उसके। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है हुकूमत की पार्टिसिपेशन पे, उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन वो कहते ये है कि प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 6 कहते हैं जनाब कि पुलिसिंग का सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक जो पहला उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स का सोल्यूशन दिया है, पुलिसिंग का सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा तो पुलिस पैसे खाएगी, और जनाब प्रॉपर्टी का चक्कर जड़ा उत्थे तो उत्थे ही पिया रहेगा, और 2 साल में फैसले नहीं होंगे। सो पुलिसिंग को भी साथ साथ ठीक करना पड़ेगा। तो 6 चीजें उन्होंने कहा जी कि अगर आप फिक्स कर ले तो इकोनॉमी भी फिक्स हो सकती है और जिंदगी भी लोगों की आसान हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता जी। मैं बात करना चाहूंगा इससे आगे भी थोड़ा सा जी, मेरे साथ बड़ा एक अच्छा पैनल मौजूद है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में तो रखा हुआ है, और फरवरी 2020 तक
एक एज भी मिल गया है पाकिस्तान को, बट एट द वेरी सेम टाइम क्या हम सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकेंगे बाय 2020 फरवरी तक के नहीं जी। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुकी हैं पंजाब की जी, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हैं जी, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा इज़ विद द IBA और न्यूट्रल मुझे उनसे ओपिनियन मिलती है और वो मेरे ख्याल में न्यूट्रल ओपिनियन मुझे बड़ी अच्छी इनपुट मिल जाएगी उनसे। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जी तहरीक इंसाफ से और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं टेक्सटाइल की जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहबा, रियलिटी चेक ज़रा सामने अगर आप रखते हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा कि क्या हम 2020 तक, फरवरी 2020 तक क्या हम इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं चले जाएंगे, या क्या एग्जैक्टली क्या देखती कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? एक्चुअली ये जो हमें मिला है 4 महीने का वेवर, ये इट्स लाइक अ वार्निंग वेवर, और इसमें मलेशिया, टर्की और चाइना की सपोर्ट थी जिसकी वजह से हमें ये वेवर मिल गया। और इसके बावजूद कि इंडिया की बड़ी एक्टिव एंटी पाकिस्तान लॉबिंग थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पुश कर दिया जाए। और इससे पहले हम यहाँ पर बहुत एक रोजी पिक्चर अपने लोगों के सामने पेश कर रहे थे कि जी 20 चीजें हैं जिसमें 16 पर हमारा पॉजिटिव है और सिर्फ 4 पे नेगेटिव है। और 2 रोज पहले तो शायद ये भी बात हो रही थी कि शायद वाइट लिस्ट में हम चले जाएं। जब एक्चुअल रिपोर्ट सामने आई तो हकीकत कुछ बरक्स है, और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अभी भी समझिए इज ऑन अ वेरी टाइट रोप। वार्निंग दी गई है कि 4 महीनों में सूरत हाल ठीक करें। बहुत 4 मोटी मोटी चीजें बताई गई हैं कि उनको एड्रेस करें, उसके बाद आपको व्हाइट लिस्ट में डाला जा सकता है या ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। एसेंशियली आपको तकरीबन 16 मुल्कों की सपोर्ट चाहिए टू गो ऑन द व्हाइट लिस्ट, और पाकिस्तान इस तरह की इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन और सपोर्ट नहीं गार्नर कर पाता। ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम एक्सटर्नली ये है, और इंटरनली प्रॉब्लम ये है जी कि देखिए यू नीड टू वॉक योर टॉक। आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं वेयर यू आर अंडर इंटरनेशनल सर्च लाइट, तो आप अपने एक दूसरे से आप जितनी भड़कियां मार लें, लेकिन जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके बैठते हैं तो आपको टेंजिबल प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है, आपको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि आपने क्या काम किया है। और अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है और आप इंफॉर्मेशन हेज कर रहे हैं या आप हाफ हार्टेड सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए रिफॉर्म दिखा रहे हैं कि भाई बस लगे कि हमने बॉक्स टिक कर दिए, तो वो चीजें फिर खुल के सामने जाती हैं। बिल्कुल आज के माहौल में जहाँ टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, और फिर पाकिस्तान ने इतनी नेगेटिव प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से फोर्स किया जिसको हमने बहुत अरसे तक काउंटर भी नहीं किया और इंटरनली भी कुछ नहीं किया। तो नतीजतन अगर चाइना और टर्की और मलेशिया ये 3 कंट्रीज आपकी बैक पे ना होती तो मुझे तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद हम पुश हो जाते ब्लैक लिस्ट में। तो ये हमारी बचत हुई है 20 फरवरी तक, एंड वी नीड टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। और मुझे वो पॉलिटिकल फुटवर्क, वो पॉलिटिकल विल, वो रिसेप्टिविटी सोसाइटी में और उन लोगों को जिनको काम करना है वहाँ नजर नहीं। तो हमारे यहाँ तो इन चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है। अगर हुकूमत फैसले करती भी है और आगे बढ़ना भी चाहती है तो जो स्टेटस को की पावर्स है वो रेजिस्ट करती है। तो हाउ शुड वी पुट आवर एक्ट टुगेदर जी, और इंस्टेड के हम बॉक्स ही टिक करते रहें और रोजी पिक्चर्स पेश करते रहें सारी दुनिया को तो नहीं, खैर अपने लोगों को, तो इसको कैसे, हाउ कैन वी फिक्स इट जी, व्हाट्स द सॉल्यूशन जी? आप मुझसे बात करें? जी आपसे बात कर रही हूं। मेरे ख्याल से इट्स वेरी सिंपल, वी नीड टू वॉक आवर टॉक, वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। ये जो पॉलिटिकल अपीसमेंट का माहौल रहा पाकिस्तान में कि वो ऐसे तमाम फैसले हुकूमतें नहीं कर सकी जो रियासत को नुकसान पहुंचा रही थी, चाहे वो माशी फ्रंट हो, चाहे वो SATF हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट हो। वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे फैसले करने हैं जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, जो रियासत के लिए जरूरी है। हो सकता है वो बहुत पॉलिटिकली अट्रैक्टिव ना हो, पॉलिटिकली प्लेटेबल ना हो, जो हुकूमतें बैठी हैं उनकी सर्वाइवल के लिए मसाइल खड़े हों। और पिछले 2 साल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले
कुछ नहीं हो पाया, उसकी यही वजह थी कि अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भी शिकार थी, कुर्सी बचाओ तहरीक में भी मसरूफ थी। तो बहुत सारे ऐसे जरूरी माशी फैसले और फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के फैसले थे जो करने चाहिए थे, वो नहीं कर सके क्योंकि वो तो अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सी बचा रहे थे। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब इकोनॉमिक फ्रंट पे तो उन्होंने कोशिश की है कि वो ऐसे फैसले करें उसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, और आप देखते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो उसका किस तरह फायदा उठाती है, बगैर सियाको सबाक के, बगैर कॉन्टेक्स्ट के आप क्रिटिसिज्म देखते हैं। मतलब हुकूमती लोग खुद इन प्राइवेट और समटाइम्स इन पब्लिक कहते हैं कि हाँ हमने गलती की, लेकिन जब अटैक करना होता है हुकूमत पे तो ये भी भूल जाते हैं कि रियासत का नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये अंडरस्टैंडिंग आने की जरूरत है कि हुकूमतें अपनी जगह अहम, ज्यादा अहम रियासत है। चलिए ठीक है। डॉक्टर आयशा गौस साहिबा, आप डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से एग्री करती है कि कुछ सख्त फैसले करने चाहिए थे आपके दौरे हुकूमत में, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में, और वो नहीं कर पाए? देखिए मुबशिर साहब, सिलसिला तो FATF का, जैसे डॉक्टर हुमा बकाई कह रही हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर पाकिस्तान। ये हमारी इकोनॉमिक वेलबींग नहीं, ये सिक्योरिटी वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Exactly. अब रही बात ये कि हम FATF के ब्लैक लिस्ट में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कान पे से हमारी उतरी है। वी वर वेरी क्लोज, इट वाज अ क्लोज कॉल फॉर अस। हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में थे। अब जो उन्होंने कंडीशंस जो हमें मीट करनी है वो सिर्फ पॉलिटिकल विल से नहीं होगी। अच्छा। उसमें पॉलिटिकल विल ऑफ कोर्स हमें चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें वो फाइनेंशियल सिस्टम्स चाहिए, हमें वो कमिटमेंट ब्यूरोक्रेसी की भी चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं ये, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के भी मैटर्स हैं। तो ये चीजें इतनी जल्दी नहीं हुई, कुछ पेशरफ्त हमारी हुकूमत के वक्त भी हो गई थी। OECD से डेटा लेकर आना है, बाकी चीजें करना है। माइंड यू, हम एक स्टेज पे ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे आए भी थे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगले 4 महीने में हम क्या कर पा रहे हैं। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपके फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स है, उन सबको हमें सामने रखते हुए वो सिस्टम तैयार करके देने हैं जिससे हम इससे निकल सकें। हम इस वक्त तैयार नहीं हैं आज, जहाँ तक मुझे इल्म है, इसलिए कि हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग भी इस बारे में मिल चुकी है। और मेरा ख्याल अपना ये है कि सिर्फ ये विल करना कि हाँ हमें निकलना है इज नॉट गुड इनफ। द इंस्टीट्यूशंस, द सिस्टम्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, ये कुछ इन प्लेस अभी उस लेवल पे नहीं है कि 4 महीने के अंदर हम उस ग्रे लिस्ट में से निकल आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट, उसकी वजह से ही इस वक्त हम हमारी हालत जो है अभी तक ग्रे लिस्ट में हम हैं, ब्लैक लिस्ट में नहीं गए हैं। 3 ममालिक साथ हमारे दे रहे हैं। ये सब कब तक हम डिप्लोमेटिक ही एफर्ट पे डिपेंड करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें जेन्युइन पेशरफ्त करनी ही पड़ेगी इस डायरेक्शन में, या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इट्स अबाउट टाइम कि ये छोड़ दें हम कि कौन सी चीज किसने कर लेनी थी, और हम करके दिखाएं। ये हुकूमत ने ऑलरेडी 14 महीने निकाल दिए हैं। एक कमेटी बनी हुई है जो FATF के लिए है, और उसमें मेरा ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट और सारे इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह जिसे कहना चाहिए क्लैरिटी होने के उनको क्या करना है, सिस्टम्स हो, और हमें बहुत इम्पोर्टेंटली वो सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट हो, तो बात आगे बढ़ेगी। वरना बात बड़ा मुश्किल है कि आगे बढ़े 4 महीने में। अच्छा डॉक्टर आयशा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, मजीद पूछना चाहूंगा कि क्लैरिटी अभी तक नहीं है उस कमेटी को, नंबर 1, और सेकेंडली प्रैक्टिकली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि 4 महीनों में कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सामने आ जाए, कोई मतलब कोई रिजल्ट सामने आ जाए। आप कह रही है कि मुमकिन नहीं है, अभी कमेटी जो है क्लियर नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, जाना कहाँ है। मैं एक ब्रेक ले लूँ डॉक्टर साहबा, एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। आप इसी से यहीं से शुरू कीजिएगा डॉक्टर आयशा, मैं एक ब्रेक ले लूँ। डॉक्टर आयशा गौस साहिबा, आप ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और वहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जी, कि जो कमेटी बनी हुई है FATF के लिए, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपने जिक्र किया उसका, और
4 माह के अंदर मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीजें एड्रेस करना, सारे पॉइंट्स को एड्रेस करना जिनको अभी भी पॉइंट आउट किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने. सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन गेट आउट ऑफ दीज वुड्स as soon as possible या नहीं, और वी शुड द रियलिटी चेक इज कि बहुत मुश्किल है 4 माह के अंदर अंदर इस सारी सिचुएशन से निकलना. ठीक राणा साहब, हमने ये इस कमेटी की बात नहीं, मैंने नेशनल असेंबली की एक सब कमेटी ने FATF पे गवर्नमेंट से ब्रीफिंग ली थी. अच्छा. ये कुछ अरसे पहले की बात थी. उस स्टेज पे भी हमें बिल्कुल क्लियर था, FPR भी था, FIA भी था, यानी जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस थे वो सब उस ब्रीफिंग में थे. और हम सारे मेंबर्स जितने भी थे नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के, उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि अभी तक हमारी तैयारी काफी नहीं है. और न सिर्फ ये कि तैयारी काफी नहीं है, हमारा प्लान भी पूरा तैयारी का काफी नहीं है. अच्छा. अब ये जो नई कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, मिनिस्टर हमाद साहब उसको हेड कर रहे हैं, उससे अब हमने फिर से सीख की है हमें अब ब्रीफिंग दे, बिकॉज ये हमारा मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है. हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देखिए IMF ने भी FATF के साथ हमें ग्रे लिस्ट से निकलने में कंडीशन में उन्होंने लगा दिया, जबकि IMF कभी इससे रिलेटेड बात करता नहीं है. IMF का प्रोग्राम अलग होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें न सिर्फ ये कि सिस्टम्स को इंस्टीट्यूट करके वेल प्लेस करना है, हमें उनको पेशरफ्त भी दिखानी है और कुछ सक्सेस भी दिखानी है इन एडमिनिस्ट्रिंग दोज सिस्टम्स एंड उनसे पेशरफ्त लेने के लिए. मेरे कंसर्न हैं और ये मैंने रेस किए हैं अपने स्टैंडिंग कमेटी में भी अभी कि हमें ब्रीफिंग दिलवाइए, हमें पता तो चले कि एज अ कंट्री हमारी क्या तैयारी है के लिए. मेरा अपना ख्याल ये है, मैं अब भी कह सकती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जब ब्रीफिंग होगी और गवर्नमेंट पूरी तरह पब्लिक को अवेयर करेगी कि उनकी क्या तैयारी है तो हम बेहतर बता सकेंगे. इस वक्त मुझे ये लगता है कि पेशरफ्त करने में ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड भी है और ये सिर्फ फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के नहीं है, ये बाकी भी हैं, ये हुंडीज हैं, उससे ट्रांसफर्स होते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड भी हैं, ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी है. लेजिस्लेटिव एक्ट तो ले आए, बट वो तो सबसे आसान पार्ट होता है लेजिस्लेशन पास करवाना. असल में होता ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप फेथफुली इन लेटर एंड स्पिरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें हमें पेशरफ देखने की जरूरत है. बिल्कुल ठीक. और अभी आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, या तो गवर्नमेंट हमें पूरी तरह बताए जिससे हमें जरा सुकून हो कि ये चीजें पेशरफ्त हो पाएंगी, वरना और हम सब इसको हेल्प आउट करें. प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, बाकी इंस्टीट्यूशंस, वी ऑल हैव टू पुट इन आवर बिट. ओके. वो मुझे इस वक्त वो कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म समझ आ नहीं रही है, या तो हमारी लाइलमी है क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं है, वरना वो इस वक्त क्लैरिटी है ही नहीं. ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ी सी इनपुट चाहूँगा जनाब आलिया हमजा मलिक साहिबा से भी, तहरीक इंसाफ से हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं टेक्सटाइल की. लेकिन आलिया बीबी, आपके क्लैरिटी नहीं है आप लोगों पे अंदर जो कमेटीज बनी हुई हैं या जो ब्रीफिंग दे रही हैं लोगों को, तो हाउ टू गो अबाउट FATF, और इज इट पॉसिबल कि लाइक 4 माह के अंदर अंदर आप लोग चीज़ें फिक्स कर लें या एड्रेस कर लें कंसर्न्स जो हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू मुबश्शिर साहब. सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर हम समरी देखें FATF की जो कल आई है, तो सर हमने कंप्लायंस किया है 1 पॉइंट के ऊपर, थोड़ा कम कंप्लायंस किया है 9 पॉइंट्स के ऊपर, और पार्शियल कंप्लायंस किया है 26 पॉइंट्स के ऊपर. और बेसिकली जो नॉन कंप्लायंट पॉइंट्स हैं दे आर जस्ट 4. तो मैं एक चीज तो ये बता दूं कि इसी से हमारी विल, हमारी कमिटमेंट समझ में आ रही है कि सिर्फ नॉन कंप्लायंट 4 पॉइंट्स हैं. अच्छा, वो कौन कौन से जी, उनको जरा उनको पॉइंट आउट कर देंगी आप? सर मैं पॉइंट आउट भी आपको कर देती हूँ, मेरे सामने उसकी शीट पड़ी हुई है. जी आलिया बीबी.
सर इसमें से जो मेजर हमें सेटबैक है ना वो दो चीजों पर है, जी। दैट इज टेरर फाइनेंसिंग एंड Okay. मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी चीजें कोट कर दूं कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, अगर कुछ याद आए तो उसामा बिन लादेन ने किसी को फंड किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, और हमारा जो जिसे कहते हैं मंशूर में भी ये है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। तो इन्हीं दो चीजों से हमारी कमिटमेंट इज वेरी ऑब्वियस, तो हम ये दो चीजें तो डेफिनेटली हम ये करेंगे। अच्छा, मैं साथ और साथ उसके आपसे अलावा साथ देखिए, साथ आलिया जी। बीबी आपको इंटरप्ट करता रहूंगा, मुझे जरा जी। बेयर कीजिएगा। जी, जी, प्लीज। देखिए, डॉक्टर गौस कह रही हैं कि देखिए टेरर फाइनेंसिंग और ये बिल्स लेके आना, कवानीन लेके आना, इन अदर वर्ड्स में आसान उर्दू में, ताकि व्यूअर्स को भी समझ आ जाए कि वो इन चीज़ें लेके आना, कवानीन बनवाना या बना लेना, वो ठीक है, वो एक आसान काम है। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है उसमें जी, ठीक है जी। सो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इन कवानीन की जी, ताकि हम लोग बताए वी शुड बी आउट ऑफ द वुड्स ना जी। एक तो मैं सिंपल ये कह दूं कि हमें ये सारे सबक वो लोग पढ़ाते हैं जो खुद FATF में पाकिस्तान को लाने वाले हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शायद वो वाहिद पार्टी है कि जिसने इन सारी चीजों को सीरियसली लिया है। हमारी वी आर कमिटेड कि हमने पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकालना है। Okay, what is the आप ये solution? देखें Let's कि move आज forward तक जी। Let's move forward, मतलब कैसे, how should मैं we सिर्फ- do it जी? देखें मेरी एक बात सुने, वी आर वेरी मच क्लियर कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो मेजर, जिन पर हम कंप्लायंस नहीं कर सके, एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। But आप ये भी देखें कि हमें हमारे ये अगेंस्ट ये लॉबिंग, मुमकिन है, इज इट पॉसिबल कि हम 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीजें एड्रेस कर लें जी, 4 पॉइंट्स को देखें एड्रेस करने सर का हम बिल्कुल देखें वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं हमेशा ये कहती हूं कि हम काम करने के लिए कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कमिटेड हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ये बता रहे हैं कि हम जरूर ये सारे स्टेप्स उठाएंगे। ओके, चले, आप कहती हैं तो मान लेते हैं, लेकिन इसमें मजीद आपकी मुझे इनपुट चाहिए होगी, डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे, क्योंकि डॉक्टर हुमा बकाई भी कह रही है कि जनाब एक रोज़ी पिक्चर पेश करने के बजाय प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें सामने की लाई जाएंगी, उसको कैसे फिक्स किया जाएगा, वो हमारे कंसर्न है। और ये 4 माह के अरसे में क्या हम ये सारे जो रेज किए कंसर्न्स, 4 पॉइंट्स हैं, ये जितने भी हैं, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, उनको हम एड्रेस कर सकेंगे नहीं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ मैं, उसके बाद आलिया बीबी आता हूँ, आपकी मजीद इनपुट चाहिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आलिया हमजा मलिक साहिबा और डॉक्टर आयशा गौस पाशा। आलिया बीबी, आप ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया था क्योंकि ब्रेक पे जाना ज़रूरी था। आप मुझे सोल्यूशन बता दें, सोल्यूशन क्या है? 4 माह के अंदर अंदर हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमें जैसे डॉक्टर हुमा कह रही है कि सख्त फैसले पिछली हुकूमतों को करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए, आप लोगों की हुकूमत ने किए, बट एट द वेरी सेम टाइम आप लोगों ने रोज़ी पिक्चर्स भी बहुत दिखाई हैं। सो रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, वो बता दीजिए। इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे चीज़ों को आप कि नहीं जी? सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, आपके पास 4 uninterrupted, मिनट मैं है, आपको सारा आप कुछ 4 मिनट लीजिए जी। कि हमारी विल कितनी है, और इन चीज़ों के लिए ये इस विल को आप भी अप्रिशिएट करेंगे। सर जिन पर नॉन कंप्लाइंट हुआ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, यानी फ्रीजिंग, आपने या फ्रीज कर दें या आप कन्फिस्केट कर दें, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसीज एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप ऑफ लीगल अरेंजमेंट्स, देखें ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिस पर हुकूमत पहले से बहुत कमिटेड है। अगर आप ये देखें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, तो अभी कुछ दिन पहले शब्बर जैदी साहब ने बताया कि दुबई के साथ उनका इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहां से तो हमारी विल का भी पता चल रहा है और हमारी कमिटमेंट का भी पता चल रहा है। अब आ जाए कि जो फ्रीज करना है और कन्फिस्केट करना है, अगर मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ये जो मैं टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रही थी, मैं अगर याद करा दूं तो 4 हमारे मेजर अरेस्ट हुए हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने। हाफिज सईद साहब,
एक वो हो गए, उसके अंदर प्रोफेसर जफर इकबाल, याहिया अजीज, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल सलाम साहब, ये सारे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इसी FATF की वजह से ये सारे अरेस्ट हुए। फिर अगर आप ये देखें कि एलिस वेल्स, वो उसकी स्टेटमेंट पाकिस्तान की इसी जो हमारी एफर्ट्स हुई हैं अगेंस्ट मिलिटेंसी और टेरर फाइनेंसिंग पे, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कि रोजी पिक्चर दिखाई है, पाकिस्तान ने बिल्कुल फर्म स्टेप्स लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए। फर्स्ट टाइम आपको ये कहा गया है कि यू आर हेल्पिंग देम, यू आर नॉट चीटिंग देम, कि आप डबल गेम नहीं करें, जो आप कह रहे हैं वही कर रहे हैं। फिर आपको मैं ये बता दूं कि रीसेंट अरेस्ट इन्होंने पाकिस्तान का इमेज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज किया। आप चाहे किसी का भी देख लें, कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लें, तो सब इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि इन स्टेप्स के ऊपर आप ऑलरेडी काम करें। वही बात है सर, अब जब ये एक एग्रीमेंट अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, उसको टाइम लगेगा। इसी तरह से मेरा कंसर्न आलिया बीबी और अरेस्ट करने का, तो हम उस पे भी प्रैक्टिकल ही मेजर्स ले रहे हैं। आलिया बीबी, मेरा कंसर्न सिर्फ एक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 4 माह के अरसे के अंदर अंदर क्या हम कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं चले जाएंगे? आर वी गोइंग टू बी आउट ऑफ द वुड्स? सर आपका कंसर्न क्या? दैट्स इट सर आपका कंसर्न क्या? हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सही का है, कंसर्न, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या प्रैक्टिकली आप लोग कर पाएंगे या नहीं जी? जी देखिए, हमने अगेन मैंने आपको पूरी एग्जांपल्स दी है, मैंने आपको एक एक चीज, आप ये देख लें कि अगर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स को FATF पे इतनी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी गवर्नमेंट कितनी अपडेट होगी इन सारी चीजों के ऊपर और कितनी कंसर्न होगी इन सारे मैटर्स के ऊपर। तो मैं आपको बार बार ये यकीन दिला रही हूं कि हमारे लिए भी ये लाइफ लाइन है, हम पूरी एफर्ट करें, पूरी तरह से कमिटमेंट है कि हमने पाकिस्तान को इन सारी चीजों से बाहर निकालें, चाहे वो ग्रे लिस्ट का मामला, चाहे वो किसी किस्म का भी क्राइसिस हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी हुकूमत वेल कमिटेड है कि हमने इन सारे क्राइसिस से पाकिस्तान को लेकर आए। लेट मी आस्क डॉक्टर हुमा बकाई कि वो इन चीज़ों से मुत्तफिक हैं या नहीं जी। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आपके ख्याल में मुश्किल काम है 4 माह के अरसे में ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलना या नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान इतना भी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान 2008 में, 2012 में और 2015 में भी ग्रे लिस्ट में था, और उस वक्त तो ये बहस पब्लिक डोमेन में थी नहीं। मेरा ख्याल है आम बंदे को या मीडिया को के हवाले से इस बारे में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो गवर्नमेंट मैनेज करती थी, क्योंकि बेसिकली जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत इम्पैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है उसका एम्बिट बहुत बढ़ जाता है। फिर चाहे WTO हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे इदारे हों या आपकी फाइनेंशियल इंटरेक्शन हो, हर जगह आपकी रिस्ट्रिक्शन है। 4 महीने की मुद्दत बहुत कम है, लेकिन ये बात सही है कि 20 में से 4 पे अच्छी प्रोग्रेस है और 16 पे हम वेरिंग लेवल्स पर हैं। और जो लोग वाकई सूरत हाल को जानते थे, उन्हें पता था कि हम ग्रे लिस्ट, हमने ब्लैक में भी नहीं जाना और हमने व्हाइट में भी नहीं जाना। जो सिचुएशन को समझ रहे थे, जो वहाँ काम कर रहे थे, या अपने लोगों से झूठ सच हम कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 4 महीने में कम से कम हम इस जगह फिर खड़े होंगे कि शायद अगर व्हाइट लिस्ट में नहीं जाते और अगर हमने उन 16 चीजों पे जहाँ हम वेरिंग लेवल्स पर हैं वहाँ कुछ बेहतरी आ गई, कुछ काम कर लिया, तो हो सकता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहें। मैं अभी भी पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में 2020 में जाता नहीं देखती, लेकिन अभी आलिया बीबी ने फरमाया कि हमने ये गिरफ्तारियां की, आपने ये गिरफ्तारियां भी की, लेकिन इन गिरफ्तारियों में जो आप छोटी मोटी रिलैक्सेशन करते हैं ना, बशमूल के बैंक अकाउंट्स को एक्सेस दे दिया आपने उन लोगों को जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया था, ये इमीडिएटली आपके जो अगेंस्ट लॉबीज हैं बिल्कुल इंडिया में वो इसे पिक करता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने शोकेस करता है। फिर आपका केस कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपको इस तौर पे देखा जाता है कि आप ऑप्टिक्स के लिए काम करते हैं और पीछे पीछे कंसेशंस क्रिएट करते हैं। इस वक्त हमें इसी चीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया, तो मेरा ख्याल है हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उससे आगे हम कैसे बढ़े? वो तो कह रही है, आलिया बीबी कह रही है जनाब कि हम तो बिल्कुल अपनी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ना करें, हम इनको छुपा नहीं सकते, ये शोकेस होते हैं, पीपल आर आफ्टर इट।
हमारी इस वक्त तो देखिए जिस इंडिया से हम नेगोशिएट करते थे ना, वो इंडिया और आज का इंडिया, नेहरू का इंडिया और मोदी का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है, और मोदी के इंडिया से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आलिया बीबी सुन रही हैं आप? जी, मैं आई डू एग्री विद डॉक्टर साहिबा। और आप एग्री करती हैं कि बाद में अकाउंट खोल दिए जाते हैं, एग्री कर रही हैं इससे? सर एक सेकंड, मैं इस चीज से एग्री कर रही हूँ कि ये जो कह रही हैं कि पहले यही होता रहा है कि हमने सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम किया है कि जी हम दिखाएं कुछ और करें कुछ, लेकिन अब हमारे कोलोफेल में तजाद नहीं है। हम जो कह रहे हैं हम वही करेंगे भी, और हम कोई ऐसी गलत ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज देखें ये तो दुनिया इस वक्त जो है एग्जांपल दे रही है आलिया बीबी, तो हम कोई ऐसा बैड इमेज पाकिस्तान का कहीं पर भी पोर्ट्रे नहीं करेंगे। हम वही चीज बताएंगे, उसी के स्टेटमेंट देंगे जो हम कर सकते हैं। आलिया बीबी, डॉक्टर हुमा एग्जाम्पल भी दे रही है, शायद आपने सुना नहीं, वो एग्जाम्पल भी दे रही है। डॉक्टर साहबा, आपने क्या एग्जाम्पल दिया था, आप खुद ही बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, एक लेटर रिलीज हुआ, हाफिज सईद साहब के जो फंड्स रिलीज हुए उनको या एक्सेस दी गई उनके फॉरेन अकाउंट्स को, इमीडिएटली उसको इंडिया ने पिक किया और उसको उन्होंने, जब वो हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, उन्होंने उसको शोकेस किया। So we just need to be very very cautious. बिल्कुल, you are absolutely right. तो फिर if she is you are absolutely right, फिर यहाँ पे कमिटमेंट कहाँ गई if she is right? तो डॉक्टर नहीं जी, मैं ये बिल्कुल मैं अब अगेन मैं जो बात कर रही हूँ मैं उसको क्लियर कर दूं कि शी इज एब्सोल्युटली राइट कि इंडिया ने उसको अपनी लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किया, यूएन में उन्होंने लेकिन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपने किया क्यों? करने की भी कैश भी करने की कोशिश की, लेकिन देखें मेरी एक बात सुने, अगेन हम ये बता रहे हैं कि मोदी का इंडिया तो 4 दिन से इंडिया टुडे पे तो न्यूज चल रही थी पाकिस्तान तो डार्क ग्रे लिस्ट पे चला गया, तो क्या उनके कहने से पाकिस्तान डार्क ग्रे लिस्ट पे चला जाए? ऐसा कुछ नहीं, वो तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही थी ना। अगेन कैसे देखिए, साइकोलॉजिकल वॉर में यही कहते हो कि हमें ये देखना चाहिए कि on how much ends we are fighting right now. एक गवर्नमेंट जो आए जिसके ऊपर FATF की तलवार लटक रही हो, एक गवर्नमेंट जो आए जिसपे कश्मीर का हो रहा हो, और आप ये देखें कि आपका पूरा इंडिया मीडिया एक ही चीज को हाईलाइट कर रहा था, जी ये डार्क ग्रे लिस्ट पे चल, हालांकि कोई डार्क ग्रे लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और वही चीजें सारी दे ट्राई टू क्रिएट द ऑप्टिक्स, और वही ऑप्टिक्स हम अगर बाय कर लें कि मैं अगेन ये कह रही हूँ कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमने 27 में से अगर सिर्फ 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉन कंप्लायंट है, और 4 पॉइंट्स पे जो हमने स्टेप्स लिए वो ऑलरेडी आई एम शेयरिंग इट विद यू, तो इट मींस दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड। Are you satisfied with those points जी जिस पे ये स्टेप्स लेने की बात कर रही हैं, 4 पॉइंट्स पे? डॉक्टर हुमा भी, डॉक्टर हुमा अच्छा, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप होगी। चले जी, वी कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन आलिया बीबी, लेट्स सी, अगर आप लोग इसको पुल कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। सो हम देखेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, हम तो यही कर सकते हैं कि हम आपको हेल्प आउट कर सकें, यानी कि आपकी गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर सकें कि दिस इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट, कि हम किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, और हम तो कोशिश कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है मुश्किल काम है, इम्प्लीमेंटेशन अगर आप लोग कर लें तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर हो जाएगा, उससे चीज़ें काफ़ी शेप अप हो जाएंगी। यू एग्री विद मी कि नहीं आलिया बीबी? We will definitely sir, देखिए हम अगेन ये बता रहे हैं, या आपसे ज्यादा हमारे लिए है कि हमने FATF से बाहर निकलना है। we know the consequences कि कितना इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान ने जो ये IMF पे अगेन मैं ये बता दूं, देखिए 2012 वक्त मेरा आलिया बीबी खत्म हो गया, मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा। आलिया बीबी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, आपका वर्जन हमने लेना था, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। आलिया बीबी आपने भी, डॉक्टर आयशा आपने भी, और डॉक्टर हुमा बकाई आपने भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से अगले 4 माह में जो कंसर्न्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस कर लिया जाए, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि 4 महीने के अंदर अंदर कर लिया जाए। मुमकिन है
मुमकिन बिल्कुल है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हम कोशिश करेंगे जितनी जल्द हो सके हो जाएगी। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।